आज जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपका अपने आप में फुल फ्लेज एक यूनिट है। कनेक्ट होगा होगा बेटा, सबका होगा कनेक्ट। ठीक है, दो पार्ट में पढ़ना है इसको। एक है फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरा हमको पढ़ना है एक्चुअल में जो चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अभी सबसे पहले हम इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आधा हिस्सा पहले खत्म करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का। जब ये हो जाएगा तो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के कंसेप्ट पर आ जाएंगे, फिर इस चैप्टर को आराम से खत्म करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ये पता भी है लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं। आपने ये वर्ड सुना है सबने? ये वर्ड सुने हो कि नहीं बताना मेरे को। ट्रांजैक्शन, क्या इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन क्या होता है सर? सर एक जन से दूसरे जन के बीच में कुछ भी ट्रांसफर होता है तो उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए हम ये मान के चलते दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना, दो पार्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। इनके बीच किसी भी तरह की जो डीलिंग होती है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में हो रहा है तो मैं इसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलूंगा तो कुछ गलत है क्या? ये इसको मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलूंगा तो कुछ गलत है क्या? नो सर। है ना भाई। आप जैसे छत्रपाल और मेरे बीच आज की डेट में एक डीलिंग हो रही है, मैं उसको जमीन बेच रहा हूँ, मेरे को पैसा दे रहा है, वो एक तरह का ट्रांजैक्शन हो गया, राइट। अब जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन की बराबर रिकॉर्डिंग करते हैं। हम उस ट्रांजैक्शन के बराबर रिकॉर्डिंग करते हैं। इस रिकॉर्डिंग को हम अकाउंटेंसी सिस्टम बोलते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। बहुत बेस से आपको हर एक चीज सिखा रहा हूं, आप सीख लो। अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं और इसमें हम डबल एंट्री करते हैं। हम इसमें डबल एंट्री मारते हैं। डबल एंट्री का मतलब क्या? डेबिट क्रेडिट। सर एक डेबिट को एक क्रेडिट। हाँ, वेरी गुड। अब इसमें तीन तरह के रूल आप जानते हो, पढ़े हो कभी। एक रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा दूसरा क्या पढ़े हो? डेबिट व्हाट comes कम्स in, आउट। credit what goes out. मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। और तीसरा रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड इनकम एंड गेन। Income and loss. अब मेरी बात को ध्यान रखो, जब तुम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ोगे ना तो तुमको ये वाला रूल ध्यान रखना है कि जितने डेबिट है सब एक्सपेंस एंड लॉस है, क्रेडिट माने इनकम एंड गेन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में ये वाला रूल आपको ध्यान रखना है और अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे एक ही रूल अप्लाई होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब आपको मैंने इतनी सारी बातें क्यों बोली, आप ये समझ लो। मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताया, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होता है ये बोला, और ये कहा कि रिकॉर्डिंग जो होती है डबल एंट्री सिस्टम में होती है, डेबिट क्रेडिट सिस्टम में, राइट। तो अब आप आ जाओ, आपका जो चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर मैं आपको बताऊं ये क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक तरह की अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, मतलब आप जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, उसका हिसाब किताब जो है, जो गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसको गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है आपके किए गए हर एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। अब यहां पर जो ट्रिक है वो याद रखो। आपका मतलब क्या है? तो आपका मतलब है इंडिया। आप सब भारत में हो, आप भारत के रेसिडेंट हो, तो ये माना जाएगा कि जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो एक साइड में आप हो इंडियन रेसिडेंट और दूसरे साइड में जो है वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो अब इससे ये समझो कि भारत के अंदर जो भी लेन देन या ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को उससे कोई मतलब ही नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को देखता है जो एक इंडियन पर्सन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हो रहे हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब होता है अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के बीच में। तो क्या होता है, गवर्नमेंट इसका हिसाब मेंटेन करती है बाइज्जत कि इंडिया से दूसरे देशों में कितना जो है वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। और ट्रांजैक्शन में जब मैं इकोनॉमिक वर्ड यूज करता हूं तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो है माना जा रहा है वो मॉनेटरी टर्म्स वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है। तो कट शॉर्ट करके अब बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसका गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है बराबर डेबिट क्रेडिट सिस्टम में, जिसमें गवर्नमेंट क्या नोटिंग करती है कि इंडिया से जो दूसरा देश है, जो दूसरे देश है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उनके बीच क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके बीच क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। पहले आप बताओ, आपको मेरी कही गई ये बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, यस सर। भाई इंडिया में अगर मैं आज कुछ भी बेचूं या खरीदूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे उसका कोई असर नहीं पड़ना है। यहाँ पर प्योरली बस ये याद रखो कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो और आपकी डीलिंग है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब भारत की बाउंड्री के बाहर से, फिर वो पाकिस्तान से हो, चाइना से हो, अमेरिका से हो, फर्क नहीं पड़ता। या तो आप कुछ ले रहे हो या तो आप कुछ दे रहे हो, गवर्नमेंट उसका हिसाब रख रही है और इस हिसाब को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। यहाँ पर इनका जो रूल अप्लाई होता है वो ये है कि गवर्नमेंट जब अपनी स्टेटमेंट बनाती है तो क्रेडिट साइड में सारे इनकम एंड गेन को दिखाती है और डेबिट साइड में जितने भी तुम्हारे एक्सपेंस एंड लॉस है वो दिखते हैं। तो आप एक बात बताओ, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहीं पे कि अगर आपने अमेरिका से गुड्स इंपोर्ट किया है, गुड्स का इंपोर्ट किया है, तो जो गवर्नमेंट है उसको डेबिट साइड में दिखाएगी कि क्रेडिट साइड में दिखाएगी? Debit side. सर डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड में दिखाई? सर एक्सपेंस। वेरी गुड। Sir, और expense हमारा. इंपोर्ट किया है तो सर सर क्या? Sir, अगर credit. एक्सपोर्ट करे हो तो क्रेडिट साइड है ना, हाँ। एक्सपोर्ट करे तो इनकम हुई ना, तो क्रेडिट साइड। सही बात है गलत बात है? यस सर। इतना अभी तक क्लियर है कि नहीं बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले? Yes, yes, sir. sir. अब डेफिनेशन देखो ऐसी बनती है इसकी कैसे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट मेड बाय गवर्नमेंट वेयर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नोटेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो हमारी भारत सरकार बना रही है, जिसमें इंडिया और बाकी दुनिया के बीच जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनकी नोटिंग की जा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनो। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का तो मतलब आप समझ गए हो, दूसरे देश आते हैं, अदर कंट्रीज आती है। सवाल यह है कि इंडिया में रेसिडेंट में कौन आता है, तो याद रखो रेसिडेंट में सिर्फ 3 लोगों को कंसीडर किया जाता है। एक आम इंसान, मतलब हम जैसे लोग इंडिविजुअल, जैसे मैंने एप्पल की घड़ी इंपोर्ट करी है, एप्पल का फोन इंपोर्ट किया यूएसए से, कर सकता हूं, अलाउ है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही जाएगा। इंडिविजुअल आती हैं, जो फर्म और कंपनीज होती हैं वो सब भी रेसिडेंट की कैटेगरी में आती हैं। आप ध्यान से देख लो कौन कौन आता है, इंडिविजुअल आती है, फर्म आता है, ये दो को तो पहले फोकस करके आप ध्यान रखो और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और तीसरा अगर मैं आपको बताऊं, इंडिविजुअल और फर्म के बाद इसमें जो आती हैं वो सारी एंटिटीज आ जाती हैं जिसमें गवर्नमेंट को आप ले सकते हो। गवर्नमेंट भी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम करती है। अभी रफाल विमान हमने वहां से फ्रांस से खरीदे हैं बहुत सारे, तो भाई वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब में ही तो जाएगा, भारत का ही तो पैसा खर्चा हुआ। तो याद रखो जब इंडिया की बात की जा रही है तो इंडिया से जो भी ट्रांजैक्शन है 3 कैटेगरी के लोग कर रहे हैं, इंडिविजुअल, फर्म या कंपनीज और गवर्नमेंट। कौन नहीं आते इसमें तो ये लिस्ट भी याद रखना, क्योंकि आप एमसीक्यू भी आपके एग्जाम में आएगा तो ये आपको पूछेगा। इसमें कंसीडर नहीं किया जाता टूरिस्ट लोग को, इसमें कंसीडर नहीं किया जाता डिप्लोमेटिक स्टाफ को,
डिप्लोमेटिक स्टाफ का मतलब होता है एम्बेसडर्स, राजदूत, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में रहते हैं। जैसे बहुत सारे देशों के एम्बेसडर या राजदूत हमारे देश में भी है और हमारे एम्बेसडर उनके देश में है। ये सिर्फ रिलेशन बनाने का काम करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद मिलिट्री पर्सनल्स, जो आर्मी के लोग होते हैं उनको इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। क्या तो आर्मी को भी एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है। और चौथा ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनी, इन चारों को बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं गिना जाता है इंडिया साइड से। हमको सिर्फ इंडिया से ही एस्पेक्ट देखना है, हम सब भारत हैं। आप बस ये याद रखना, आपको इंडियन समझ के, इंडियन तो हो ही, इंडियन समझ के इस चैप्टर को पढ़ना। तो यहाँ पर रेसिडेंट या नागरिक किसको बोला जा रहा है? जो आम आदमी है, जो कंपनियां हैं और जो सरकार है। किसको नहीं बोला जाएगा? तो जो टूरिस्ट होते हैं, जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, मतलब जो गवर्नमेंट रिलेशंस बनाने के लिए अपॉइंट करती है, मिलिट्री के लोग और फॉरेन कंपनी के ब्रांचेस, ये सब जो होता है रेसिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। पहले आप बताओ, आपको ये बात मेरी बोली गई समझ आई कि नहीं है? यहाँ यस सर। आप धीरे धीरे साथ साथ नोटिंग करते जाओ। तो आप इसकी सर नोटिंग नोट कर रहे हैं। नोट कर रहे हो ना? अभी तक इतना यस समझ सर। आया कि नहीं है, ये बताओ। यस सर, आ गया। आ गया। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है क्या टूरिस्ट रेसिडेंट में आते हैं, तो आंसर यस या नो है? सर नो। ये ध्यान रखना। ये नोटिंग हो गई, तो आगे बढ़ूं क्या मैं? यस सर। यस सर। आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का तो मतलब समझ गए हो। भारतीय, जो भारत का आदमी है वो दूसरे देशों से ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब यहाँ पर याद रखो, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं जो आप दूसरे देशों से करते हो, इंडिया करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, या वहां के लोग हमसे करते हैं, उसको 4 आइटम्स या 4 कैटेगरी में बांटा गया। 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी जो है उसको हम कहते हैं विजिबल आइटम। पहली कैटेगरी जो होती है विजिबल आइटम की होती है। जब हम दूसरे देशों से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन 4 आइटम्स में डिवाइडेड होते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर, और चौथा कैपिटल ट्रांसफर। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना और एकदम अच्छे से आप समझना। आप जब दूसरे देशों से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसको 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर और चौथा कैपिटल ट्रांसफर। आपको इसका मैं मतलब सबका बता रहा हूं, आप समझो। जैसे मैं बात करता हूं विजिबल आइटम्स के ट्रांजैक्शन है, तो विजिबल आइटम मतलब वो होता है विच कैन बी टच्ड एंड सीन। विच कैन बी टच्ड एंड सीन, जिसको छुआ और देखा जा सकता है। तो इसका बेस्ट नेम हो सकता है गुड्स। आप मेनली ट्रांजैक्शन में क्या करते हो दूसरे देश से? गुड्स का या तो एक्सपोर्ट करते हो या तो इंपोर्ट करते हो। गुड्स वो चीज है जिसको छुआ और देखा जा सकता है। तो जब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले आप करते हो विजिबल आइटम का, मतलब गुड्स का। गुड्स आप एक्सपोर्ट भी करते हो, आप इंपोर्ट भी करते हो। मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, पहले ये बता दो। सर सही। आपको विजिबल आइटम का मतलब समझ यस सर। आया? आगे सर तो आ गया, आ गया। ये विजिबल है, तो इनविजिबल क्या होगा? सर सर्विसेज। आपने बिजनेस स्टडीज में वो पढ़ा है कि यार इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर? बिजनेस क्लास 11th में याद करो, पढ़े थे क्या? यस सर। तो आप बताओ, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज का सबसे ज्यादा यूज होता है? वेयर हाउसिंग और सर ट्रांसपोर्टेशन। और कौन सा सर ट्रांसपोर्टेशन? इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर सी पोर्ट। हाँ, और सर एयरपोर्ट, एयरप्लेन, सी पोर्ट। अच्छा, तो उसको अगर मैं कॉमन नेम दे दूं शिपिंग, तो गलत होगा क्या? नो नो सर। सर। अच्छा, सामान भिजवाते हो, डिस्ट्रक्शन का ज्यादा रिस्क है क्योंकि दूसरे देश में जा रहा है, तो आप उसका क्या करा देते हो? इंश्योरेंस। है ना? और पैसे का कैश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
तो अब तुम याद रखो कि इकोनॉमिक्स में 3 ही ट्रांजैक्शन को कंसिडर किया जाता है इनविजिबल आइटम में, शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग। तो आपसे अगर पूछ दिया इंश्योरेंस जो है किस तरह का आइटम है, तो आंसर याद रखना इनविजिबल। तो विजिबल आइटम मतलब वो होते हैं जो गुड्स होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, उनके सपोर्ट में कुछ सर्विसेज हमेशा चलती हैं, जैसे शिपिंग तो करवाना ही है, इंश्योरेंस कराना ही है, बैंकिंग कराना भी है। ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट कंस्टिट्यूट करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। भाई आप शिपिंग कराओगे तो शिप वाले को चार्जेस तो पे करोगे ही ना, इंश्योरेंस कराओगे तो प्रीमियम तो पे करोगे ही, बैंकिंग कर रहे हो तो बैंकिंग वाला अपना चार्जेस तो काटेगा ही काटेगा। तो कुल मिला के सीधी सी बात इतनी सी है कि आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो अगर आप विजिबल बोल रहे हो तो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और इनविजिबल बोल रहे हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड सर्विसेज इसमें आती हैं, जैसे शिपिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। पहले आप बताओ ये आपको इतना क्लियर है कि नहीं, हैंड रेस करके मेरे को हैंड रेस करके बताओ ये क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है। अब तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है, यूनिलैटरल ट्रांसफर लिखा हुआ है। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है वन साइडेड ट्रांसफर। वन साइडेड ट्रांसफर इसका एक और नाम है, इसको अनरीइक्विटेड ट्रांसफर भी कहते हैं। UNREQUITED, अनरिक्विटेड ट्रांसफर भी कहते हैं। सर कुछ नहीं समझ आया आप क्या बोले, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जो एक साइड से हो रहे हैं। एग्जाम्पल, आपका कोई रिश्तेदार फॉरेन में रहता है, आप उसको गिफ्ट भेज रहे हो, आप उसको गिफ्ट भेज रहे हो, तो जब किसी को गिफ्ट दिया जाता है तो बदले में थोड़ी ना कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ प्रवीण रहता है इंडिया में, प्रवीण इंडिया में रहता है, और मैं बोलता हूं कि प्रवीण की जो फियांसे है, होने वाली वाइफ जो है, टू बी वाइफ, वो यूएस की है। अब प्रवीण ने क्या किया, अपनी वाइफ को इंडिया से डायमंड ज्वेलरी भेजी, तो बेसिकली इसको भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कंसीडर किया जाएगा। याद रखना ये वन साइडेड एक्टिविटी है बेटा, एक साइड से किया जा रहा है। प्रवीण जो है अपनी टू बी वाइफ या होने वाली पत्नी को यूएस में गिफ्ट भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं मनी तो इन्वॉल्व है, फ्री में तो नहीं आई है, स्मगलिंग तो नहीं किया है डायमंड ज्वेलरी की, पैसा तो लगा है, तो इंडिया से पैसा जा रहा है, तो इसको भी हम कंसीडर करते हैं। सिमिलरली मैं ये बोलता हूं कि हर तरह के जो रेमिटेंस होते हैं, रेमिटेंस मतलब जो ट्रांसफर होते हैं, मनी ट्रांसफर अगर खासकर मैं बात करूं तो वो भी यूनिलैटरल ट्रांसफर में आते हैं। एग्जांपल, अन्नपूर्णा का ब्रदर जो है, अन्नपूर्णा का ब्रदर जो है वो रशिया के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, रशिया के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। अब अन्नपूर्णा की फैमिली रहती है इंडिया में, पर ये जो फीस है ये लोग तो रशिया के कॉलेज में ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे ना, वहां से कुछ नहीं आएगा, हमको देना है। तो आपको ये याद रखना, जितने तरह के गिफ्ट होते हैं या वो पैसा जो हम दूसरे देशों में किसी काम के लिए भिजवाते हैं, वो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में काउंट किया जाता है। मतलब डेबिट और क्रेडिट में उसकी भी बराबर एंट्री होती है। इसे अनरीइक्विटेड ट्रांसफर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक रीइक्विटेड का मतलब ये होता है कि वापस कुछ नहीं मिलेगा, हमारे साइड से ही जा रहा है। तो जब हम दूसरे देश में किसी को गिफ्ट भेजते हैं या फिर किसी नाम से पैसा भेजते हैं, जैसे फीस हो गई, या मान लो मेरी फैमिली जो है यूएस में रहती है, मेरी फैमिली यूएस या चाइना में रहती है, मैं खुद अकेला इंडिया में रहता हूं, मैं क्या करता हूं, उनको मेंटेनेंस के लिए, घर खर्च के लिए पैसे भेजता हूं, तो ये भी यूनिलैटरल ट्रांसफर है, मेरी तरफ से भेजा जा रहा है, तो ये भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। तो आप देख लो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में 3 तरह के ट्रांजैक्शन मैंने बताए। जितने गुड्स होते हैं उनको विजिबल आइटम बोलते हैं। शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस 3 तरह की सर्विस है जो इनविजिबल आइटम है। और जब वन साइडेड एक तरफ से ही कुछ भेजा जा रहा है, या तो हम उनको भेज रहे हैं या फिर उनकी तरफ से हमको कोई गिफ्ट विफ्ट आ रहा है, तो इसको यूनिलैटरल ट्रांसफर या अनरिक्विटेड ट्रांसफर कहते हैं। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? सर समझ आ गई।
परफेक्टली क्लियर है आपको ये? यस सर। यस सर। तो आपको 3 हेड मैंने बता दिए हैं, देख लो सीख लो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में विजिबल आइटम्स आते हैं, इनविजिबल आइटम्स आते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर आते हैं, मतलब एक तरफा या तो आप गिफ्ट भेज रहे हो या पैसा ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो तीनों तरह के आइटम्स है, विजिबल है, इनविजिबल है या यूनिलैटरल है, ये वन टाइम एक्टिविटी होनी चाहिए कि ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, ये चीज लगातार होती रहेगी? ये वन टाइम एक्टिविटी है कि ये लगातार होती रहेगी? जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बार करोगे कि ये लगातार चलता है? सर लगातार चलता है। लगातार चलता है। शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग क्या एक दिन की होती है कि जीवन भर चलने वाली चीज है ये? सर जीवन भर चलेगी। जब तक आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, शिपिंग का भी काम लगेगा, इंश्योरेंस का काम भी लगेगा, बैंकिंग का भी काम लगेगा। और जो आप गिफ्ट भेज रहे हो, आज जैसे आपने भेजा तो कल को सामने वाला आपको गिफ्ट भेजेगा। आपका भाई या बहन अगर रशिया में पढ़ रहे तो 5-10 साल तक लगातार आपको पैसा भिजवाते ही रहना है। तो बेटा ये जो तीनों आइटम्स है, ये तीनों ट्रांजैक्शन है, ये क्या है? कंटिन्यूअस नेचर के हैं, लगातार चलते रहते हैं। क्योंकि ये लगातार चलते हैं इसलिए इनको जिस हेड में पुट किया जाता है उस हेड को कहते हैं करंट अकाउंट। तो ये जितने अपने ऊपर 3 तरह के आइटम्स देखे, ये सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं, ये याद रखना। ये सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं। करंट अकाउंट का मतलब होता है रनिंग अकाउंट, चालू खाता जो लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो ये मत भूलना। बहुत आप अभी तक पढ़े हो ना, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, बहुत अच्छा करे थे। अब ये नया पढ़ लो। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो या सर्विसेज का इस्तेमाल करते हो या यूनिलैटरल ट्रांसफर करते हो तो ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, लगातार चलती रहती है। तो इनको हम किस हेड में डालते हैं? कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। क्या आपको मेरी बात ये समझ आ गई? कौन सा अकाउंट में डालेंगे? करंट अकाउंट। अच्छे से क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चौथा हेड है वो कैपिटल ट्रांसफर है। कैपिटल वर्ड जहां भी इस्तेमाल होना तो याद रखना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है या लमसम अमाउंट इन्वॉल्व है। ये ऐसे चीजें हैं जो बार बार नहीं की जाती है, वन टाइम एक्टिविटी होती है। एक बार कर दिए तो कर दिए। जैसे आपने एक बड़ा सा भी बंगला खरीदा तो ये काम रोज करोगे क्या? खरीदोगे बेचोगे कि एक ही बार बंगला खरीदोगे? बताओ। सर एक ही बार खरीदे। आपने एक ऑडी कार खरीद ली तो क्या आपका रोज शौक है क्या खरीदना बेचना? नो सर। तो क्या होता है? कैपिटल वर्ड यूज हो मतलब लंबा पैसा है, बड़ा पैसा लग रहा है समझ लो, और इसमें ये माना जाता है कि एक बार ये पैसा लग गया तो बार बार नहीं लगेगा। तो इसमें ये मान के चलते हैं हम लोग कि पैसे का इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो। कैपिटल आ भी सकता है दूसरे देशों से और जा भी सकता है। तो आएगा कैसे अगर मैं बोलूं तो ये आएगा तब जब आप पैसा बोरो करोगे। जैसे आपने सपोज करो वर्ल्ड बैंक से या यूनाइटेड नेशन से या किसी दूसरे देश से लोन ले लिया। जैसे अभी भारत सरकार ने बोला है कि हमने चाइना से कोविड सिचुएशन में 10,000 करोड़ का लोन लिया है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के इनफ्लो में दिखेगा, क्रेडिट साइड में दिखेगा कि हमने एक बड़ी बोरोइंग करी है। बेशक हम चुका देंगे लेकिन अभी आ रहा है ना पैसा, तो इसको आप बोलोगे इनफ्लो है। कैपिटल ट्रांसफर मतलब बड़े अमाउंट का आना या जाना होता है। तो आना कैसे कैसे होता है भारत में? जब हम पैसा बोरो करते दूसरे देश से या फिर हम किसी तरह की एसेट्स को बेचते हैं। सेल ऑफ एसेट, हम किसी तरह की एसेट को बेचते हैं। किसी तरह की एसेट को बेचने का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमने इंडिया के बहुत सारे, जैसे मान लो शेयर्स जो इंडियन कंपनी के फॉरेन में बेच दिए। तो जब हमने इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे फॉरेन में तो हमको क्या रिसीव हुआ? पैसा रिसीव हुआ ना। आई बात समझ में कि नहीं आई पहले ये बता दो। यस सर। क्लियर है? यस सर। देखो क्या है, कैपिटल ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसफर मतलब होता है एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, ये बार बार नहीं करोगे, एक ही बार ये होना है आपसे। तो इसमें आप इनफ्लो क्या होता है, पैसा आएगा कैसे और जाएगा कैसे समझ लो। जब आप दूसरे देश से उधारी देते हो तो इसको कैपिटल इनफ्लो बोलते हैं। जब आप अपनी एसेट दूसरे देश में बेचते हो तो भी पैसा आता है, ये कैपिटल इनफ्लो है। अब मैं बोलता हूं आप लोन रीपे करते हो तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर जा रहा है।
जा रहा है तो उसको आउटफ्लो में दिखाओगे, सही बात है गलत बात है? सर सही बात। अच्छा, आप लोन लेंड करते हो, दूसरे देश को लोन देते हो, तो आ रहा है जा रहा है? सर जा रहा है पैसा। आप दूसरे देश में कोई जमीन वमीन खरीदते हो, सर जा रहा है पैसा। तो ये काम ऐसे है कि ये रोज रोज नहीं होंगे। आप रोज रोज उधार नहीं दोगे, रोज रोज लोन रीपे नहीं करोगे, रोज एसेट नहीं बेचोगे फॉरेन में, रोज एसेट नहीं खरीदोगे। एसेट मतलब बड़ी होती है, लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये रोज तो नहीं करोगे आप। तो क्योंकि ये रोज नहीं होगा तो आप इसको जिस हेड में डालोगे उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, इसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पर आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जैसे 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड ट्रांसफर, और कैपिटल ट्रांसफर मतलब जिसमें बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। तो इसमें जो विजिबल ट्रांसफर है, विजिबल आइटम है, इनविजिबल आइटम है और यूनिलैटरल ट्रांसफर है, ये सब कंटिन्यूअस नेचर के हैं, तो ये करंट अकाउंट में आएंगे। और जितने आप कैपिटल ट्रांसफर करते हो जिसमें एक बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, जैसे आप जब बोरोइंग करते हो तो पैसा आता है, जब आप एसेट बेचते हो तो पैसा आता है, जब आप लोन रीपे करते हो पैसा जाता है, लोन दूसरे देश में देते हो तो पैसा जाता है, दूसरे देश की एसेट खरीदते हो तो पैसा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 तरह के अकाउंट हुए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आया? विजिबल आइटम्स आ गए, इनविजिबल आइटम्स आ गए और यूनिलैटरल ट्रांसफर आ गया, क्योंकि ये लगातार होता है। कैपिटल अकाउंट में क्या आया? कैपिटल ट्रांसफर्स आ गए। कैपिटल ट्रांसफर मतलब जिसमें लमसम अमाउंट इन्वॉल्व है, तो इसमें आपने इनफ्लो भी पढ़ दिया, इसमें आपने आउटफ्लो भी पढ़ दिया। आप बताओ अभी तक आपको ये कितना समझ आया? सर पूरा समझ में आया। अच्छा, इसका बताओ तो ये मुझे इसमें कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, मेरे को बताना। मेरा भाई जो है, मेरे भाई का नाम असद है, असद मान लो रहता है चाइना में, ठीक है। मैंने क्या किया, उसको एक रोलेक्स की घड़ी वहां गिफ्ट करी। ध्यान से क्वेश्चन सुन लेना, रोलेक्स वॉच गिफ्ट करी। आप मेरे को पहले तो ये बताओ कि ये कौन सा आइटम है, और फिर ये बताओ कि किस तरह के अकाउंट में इसकी एंट्री होगी। सर यूनिलैटरल ट्रांसफर है और करंट अकाउंट में होगा। वंडरफुल। आप ये बताओ, मेरा नाम जमशेद है, ये तो आप जानते हो। मैंने क्या किया, यूएस में एक बड़ा फार्म हाउस खरीदा 100 करोड़ का। तो कौन से आइटम में ये आएगा और कौन से अकाउंट में आएगा? सर कैपिटल ट्रांसफर में आएगा। और अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। ये बताओ मेरे को, तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस से राफेल जेट्स खरीदे हैं, राफेल जेट्स खरीदे हैं। अब आप इसमें मेरे को कुछ चीजें बता दो। आप मेरे को बता दो ये आइटम कैसा है, किस अकाउंट में आएगा, और तीसरी चीज इसकी एंट्री डेबिट साइड में होगी कि क्रेडिट साइड में होगी। सर विजिबल आइटम, हाँ करंट अकाउंट हाँ, और डेबिट में होगा। वंडरफुल, बिल्कुल सही बोला आपने, कहीं कोई गलती नहीं। मतलब आपको अभी तक समझ आ गया नहीं अच्छे से? यस सर। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, किसी भी कंट्री के लिए ज्यादा बेटर क्या है, क्रेडिट ज्यादा बेटर है कि डेबिट ज्यादा बेटर है? सर क्रेडिट। क्रेडिट ज्यादा बेटर है। तो अब मैं जो चीजें लिख रहा हूं वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अगर क्रेडिट इज मोर, किसी भी देश में क्रेडिट मोर है, तो इसका मतलब क्या है, इनकम एंड गेम ज्यादा है। अब किससे कंपेयर करें? डेबिट से। अगर क्रेडिट ज्यादा है मतलब इनकम एंड गेम ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं सरप्लस या फिर फेवरेबल बीओपी, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारी कमाई अच्छी होती है। अगर मैं बोलता हूं कि डेबिट ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेंस एंड लॉस है।
सरकार के या हमारे देश के, तो इसको हम बोलेंगे डेफिसिट है, और इसका मतलब होता है अनफेवरेबल बीओपी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं जो बोला? यस सर। है ना भाई, क्रेडिट ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है तो उसको फेवरेबल बीओपी बोलोगे, क्योंकि खर्चे से ज्यादा इनकम है। अगर डेबिट ज्यादा है मतलब खर्चे ज्यादा है, तो इसको क्या बोलोगे? अनफेवरेबल बीओपी या डेफिसिट बीओपी बोलोगे। और अगर कल को ऐसा हो जाता है क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट हो जाता है, तो ये कह जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस का मतलब क्या था? इक्वालिटी तो होता है ना, जब आपके जो इनकम है वो आपके खर्चे के बराबर हो जाती है। किन ट्रांजैक्शंस में? उन ट्रांजैक्शंस में जो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हो रहे हैं, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हो रहे हैं, ROW लिख रहा हूं, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट किया जाता है। तो अभी इंडिया बताओ किस पोजीशन पे? फेवरेबल है, अनफेवरेबल है कि बीओपी पे? इंडिया कौन सी पोजीशन पे चल रहा होगा? अभी हमारी स्थिति जो ये है, करेंटली हम लोग अनफेवरेबल बीओपी पे चल रहे हैं पिछले 10 से 15 सालों से। मतलब हमारे खर्चे ज्यादा हैं और हमारे दूसरे देशों से कमाई कम है। क्या आपको मेरी बात परफेक्टली समझ आ गई? यस सर। मैं क्या करूंगा, Yes, sir. मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, आप ना इसको एक और बार देख के कल क्लास अटेंड करना, ठीक है? Yes, sir. इसको अच्छे से पढ़ लो बेटा, और अभी क्लास एकदम बराबर अटेंड करो, इसको खत्म करा के नेशनल इनकम कराने वाला हूँ, ठीक है? Yes, sir. कल मैं आप लोग को डायरेक्टिंग पढ़ाऊंगा, अभी ऑल्टरनेट डेज क्लास है, कल बिजनेस स्टडीज में डायरेक्टिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है? फिर परसों इस पर आएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। इसकी मैं वीडियो भेज दे रहा हूँ आपको, है ना? Yes, sir. Yes, sir. बेटा, और सब टाइम पे कर दिया करो एकदम।